हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अंकित चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी मुरादाबाद में आपका स्वागत करता हूं। जिस तरीके से हम क्वेश्चन करते आ रहे थे उसी क्रम में हमने कुछ क्वेश्चन आज भी लिए हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी होंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन है दिशा और दूरी से। ठीक है, दिशा और दूरी। देखो इसमें कहा है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है, इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 30 मीटर जाता है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है, पुनः वह अपने बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है। तो इस वाले चैप्टर में देखो, ये बैंक पीओ में आया हुआ सवाल है। इस चैप्टर में आपको दो चीजों का ज्ञान होना जरूरी है। दो चीजें क्या क्या? एक तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमारी दिशाएं जो हैं वो किधर किधर होती हैं, और दूसरा हमें यह पता होना चाहिए कि लेफ्ट और राइट, यानी अगर हम इधर जा रहे हैं तो लेफ्ट किधर पड़ेगा, राइट किधर पड़ेगा। यानी अगर आपको लेफ्ट और राइट की नॉलेज है और दिशाओं का ज्ञान है तो आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, चुटकियों में उसको कर सकते हैं। जैसे दिशाएं हमारी मैंने बताया है, ये पूरब, ये पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, ये हमारी दिशाएं होती हैं। इन दोनों के बीच में जो दिशा आती है उसे बोलते हैं बच्चों उत्तर पूर्व। इन दोनों के बीच में जो दिशा आती है इसे बोलते हैं उत्तर पश्चिम। इन दोनों के बीच में जो दिशा आती है उसे बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। इन दोनों के बीच में जो आती है उसे बोलते हैं दक्षिण पूर्व। ठीक है, ये तो दिशाएं मैंने आपको बहुत बार बता रखी हैं। ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं? एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है, तो एक पॉइंट से चलाना शुरू कर दो इसे। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है, 30 मीटर ऐसे दूरी बना ली हमने। ठीक है, उसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और पुनः 30 मीटर जाता है। दाईं ओर मुड़ा और कितना गया? 30 मीटर। कितना गया? 30 मीटर। फिर कह रहे हैं फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर कितना जाता है? 20 मीटर। फिर बाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा? 20 मीटर। ठीक है, अब फिर कह रहे हैं फिर वह बाईं मोड़ता है और कितना गया? 30 मीटर। 30 मीटर जाता है। 30 मीटर का मतलब इसकी सीध में आ जाएगा, इस बिंदु की, इस बिंदु की सीध में आ जाएगा, बिल्कुल है ना। तो देखो 30 मीटर तो यहां से यहां तक है, नीचे को कितना बचा? ये 20 मीटर। तो कुल मिला के आरंभिक स्थान से इस तक की दूरी हमें बतानी है। तो देखो 30 तो यहां से यहां तक और 20 नीचे को, कुल मिला के कितनी दूरी हो गई बच्चों? 50 मीटर। कितनी दूरी हो गई? 50 मीटर। आरंभिक स्थान से ये कितनी दूर है? 50 मीटर दूर है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, यानी 50 मीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कैलेंडर से। इसमें कहा गया है, देखो कैलेंडर से क्वेश्चन है, अभी खोलते हैं इसे। देखो ये है, वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया हो, तो वर्ष 1989 में वह किस दिन मनाया गया? तो देखो ये भी आया हुआ सवाल है एमटीएस में, सारे सवाल आए हुए हैं। तो देखो इसमें कहा गया है कि वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुध को मनाया गया, तो वर्ष 1989 में किस दिन मनाया जाएगा? तो बच्चों हर साल एक दिन बढ़ जाता है, लेकिन जिस वर्ष में 29 फरवरी बीच में आ जाती है, जिस गैप में 29 फरवरी बीच में आ जाती है, वहां पर कितने दिन बढ़ते हैं? 2 दिन। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो इसमें कहा है कि 15 अगस्त 1988 को क्या था? बुध था। तो पूछा है हमसे कि 15 अगस्त 1989 को कौन सा दिन होगा? तो देखो बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहां पर ये लीप वर्ष है तो भाई 2 दिन बढ़ेंगे, लेकिन नहीं, 2 दिन तब बढ़ेंगे जब हमारी 29 फरवरी बीच में आएगी। देखो यहां से लेकर यहां तक इस ड्यूरेशन में कहीं 29 फरवरी नहीं आएगी, क्योंकि 15 अगस्त से 15 अगस्त 1989 तक जाना है और फरवरी में तो निकल गई होगी 29। तो यहां पर कितना दिन बढ़ेगा? केवल 1 दिन। अगर इस ड्यूरेशन में 29 फरवरी काउंट हो रही होती तो 2 दिन बढ़ते, अब कितना दिन बढ़ेगा? 1 दिन। तो यानी बुध की बजाय अगले साल क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार ऑप्शन में नहीं है तो क्या चलेगा? गुरुवार, क्योंकि बृहस्पतिवार और गुरुवार का मतलब एक ही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर हो गया गुरुवार। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, एक शतरंज के खेल में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया, प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से एक मैच खेलता है, बताइए कि कुल कितने मैच खेले गए? तो देखो सवाल चाहे मैच का हो चाहे हाथ मिलाने का हो, कॉन्सेप्ट एक ही लगता है। जैसे 6 व्यक्ति हैं, जैसे छठा व्यक्ति मैं हूं, तो मैं केवल कितने लोगों से मैच खेल सकता हूं? अगर 6 लोग हैं हम तो 5 लोगों से मैच खेल सकता हूं। ठीक है, मैं केवल कितने लोगों से मैच खेल सकता हूं? 5। अब 5वां जो व्यक्ति है वो कितने लोगों से खेलेगा? केवल 4 से, क्योंकि मुझसे तो उसने मैच खेल लिया ऑलरेडी। अब देखो चौथा जो व्यक्ति है वो कितने से खेलेगा? 3 से। तीसरा जो व्यक्ति है वो 2 से। दूसरा जो व्यक्ति है 1 से। तो अगर हम इनका टोटल मारें तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। कितना आ गया इसका आंसर? 15, यानी ऑप्शन बी। एक तरीका तो ये हो गया। एक दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, या तो कुल हैंडशेक पूछे, या तो कुल हैंडशेक पूछे या फिर कुल मैच पूछे। ठीक है, आपको क्या करना है? n(n-1/2). तो n की वैल्यू कितनी है बच्चों? 6। n का मतलब है जितने खिलाड़ी हैं, n का मान है 6। तो देखो 6 और 6 माइनस 1, 6 माइनस 1/2। ठीक है, तो देखो 6 × 5/2, 2 3 जा 6,
3 5 जा 15, तो इसका आंसर हो गया 15, 15 आंसर हो गया इसका। समझ में आ गई बात? तो आपका सवाल चाहे हैंडशेक से संबंधित हो, चाहे खिलाड़ी कोई खेल खेल रहे हो, कॉन्सेप्ट वही लगेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा रैंकिंग चैप्टर से। इसमें कहा है किसी पंक्ति में ए का बाएं से 15वें स्थान पर तथा बी दाएं से 20वें स्थान पर है, ए और बी के मध्य 8 व्यक्ति हैं, तो बताइए पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं। तो बच्चों कभी कभी तो पूछा जाता है कम से कम, कभी कभी पूछा जाता है ज्यादा से ज्यादा। तो जब भी ज्यादा से ज्यादा पूछा जाए तो आपको एक काम करना है, ये दायां सिरा होता है पंक्ति का राइट साइड, ये बायां सिरा होता है पंक्ति का यानी कि लेफ्ट साइड। इसमें ए बाएं से कितने नंबर पे है बच्चों? 15 पर, और बी दाएं से कितने नंबर पे है बच्चों? 20 पर, और बीच में कितने लोग हैं? 8। ठीक है, तो हम इनको सबको जोड़ देते हैं, 15 और 20 35, 35 और 8 43, यानी 43 आंसर हो जाता अगर अधिकतम पूछा होता तब। लेकिन यहां पर पूछा क्या है? न्यूनतम पूछा है। तो न्यूनतम अगर यहां पर पूछा है तो न्यूनतम कैसे निकालते हैं बच्चों? तो न्यूनतम निकालने के लिए हमें ओवरलैपिंग करनी पड़ती है। न्यूनतम निकालने के लिए करनी पड़ती है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? जैसे ये पंक्ति का दायां सिरा यानी कि राइट साइड, और ये पंक्ति का बायां सिरा यानी कि लेफ्ट साइड। इस पंक्ति में जब हम ए को इधर से गिनते जाएंगे तो ए बाएं से नंबर पे आ गए यहाँ पे 15 पर, और जब हम बी को इधर से गिनते हुए लाएंगे ना तो बी इसको भी क्रॉस कर जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें निकालना है न्यूनतम, यानी ओवरलैपिंग करानी है। तो बी दाएं से कितने नंबर पे हो जाएगा बच्चों? 20 पर। बी दाएं से कितने नंबर पे? 20 पर। और बीच में कितने लोग होंगे? 8। बीच में कितने व्यक्ति हो गए? 8। तो देखो ये जो 8 व्यक्ति हैं ये इधर से काउंट करें तो भी गिने गए, जब हम इधर से गिनते गए तो भी गिने गए। कहने का मतलब ये है कि जब हम ए को गिनते जा रहे थे तो भी ये काउंट हो गए, जब हम बी को गिनते जा रहे थे तो भी ये काउंट हो गए, दोनों तरफ से गिनती में आ गए। इसे बोलते हैं ओवरलैपिंग। ऐसा हमने क्यों करा? क्योंकि न्यूनतम निकाल रहे हैं। तो देखो हमें निकालना है टोटल न्यूनतम। तो टोटल हम कोई सा भी निकालें, हमें क्या करना होता है? लेफ्ट प्लस राइट को तो जोड़ना ही होता है, बीच वालों को एक बार माइनस करना होता है, और साथ में कितना और माइनस करना होता है? 2। 2 माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि जो दोनों कैंडिडेट है ना उनकी गिनती भी कितनी कितनी बार हो गई? 2 2 बार। तो देखो टोटल न्यूनतम अगर हम देखें तो लेफ्ट की वैल्यू कितनी? 15, राइट की वैल्यू 20, माइनस बीच में कितने? 8 माइनस 2। अब देखो टोटल न्यूनतम देखो अगर हम देखें तो 15 और 20 35, माइनस के 8 और माइनस के 2 माइनस 10, यानी 35 में से 10 गया कितना? 25। तो इसका 25 आंसर हो गया, 25 आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? यानी न्यूनतम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस बीच वाले माइनस 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ना वो है हमारा, इस बार ये जो हमारा चैप्टर है ये है मिसिंग नंबर। ठीक है, कौन से चैप्टर से है? हमारा मिसिंग नंबर से। तो देखो मिसिंग नंबर से क्या होता है कि एक आकृति दी हुई होती है, उसमें एक नंबर गायब होता है, वो नंबर हमें फिल करना होता है कैसे भी करके। अब हमें 15 और 12 से 3 लेके आना है, ये रिजल्ट होता है 3। 44 और 28 से हमें 8 लेकर आना है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। 15 और 12, कभी कभी हम सोचते हैं कि 15 और 12 27, और 27 का जो घनमूल होता है वो कितना होता है? 3। लेकिन अगर हम यहां देखें 44 और 28 तो कितना होता है? 44 और 28 तो 72 होता है, लेकिन 72 का घनमूल कुछ नहीं होता, पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि वो लॉजिक नहीं चल रहा। तो दूसरा लॉजिक लगा के देखते हैं। 15 और 12 कितना हो गया? 27, और 27 को अगर 9 से डिवाइड करें तो 9 तिया 27। 44 और 28 72, और 72 को अगर 9 से डिवाइड करें तो 9 अट्ठे 72, 8 आ गया। अभी देखो यहां पर 64 और 53 को अगर हम जोड़ें तो ये आ जाएगा 117, और 117 को हमें कितने से डिवाइड करना है? 9 से। 9 से ही क्यों करना है? क्योंकि बाकी सब में भी तो 9 से ही करा है, इसलिए 9 से डिवाइड करना है इसे। तो देखो 9 से करो, 9 एकन 9, देखो 9 एकन 9, 9 तिया 27, कितना हो गया? 13। यानी इसका आंसर हो गया 13, यानी 13 इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। समझ में गए होगे? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखो, इसमें कहा है कि इसमें कौन सा नंबर गलत है। इसका मतलब है कि एक सीरीज दी हुई है, इसमें हमें यह बताना है कि कौन सा नंबर गलत आया है इस सीरीज में। तो पहले तो हमें सीरीज समझनी पड़ेगी, तभी हम बता सकते हैं कि इसमें कौन सा नंबर बच्चों गलत है। तो देखो 1.5 और 1.5 सेम नंबर रह गया। इसका मतलब क्या है? इसमें कुछ जुड़ा होगा क्या? नहीं। इसमें कुछ माइनस हुआ होगा? नहीं। इसमें क्या हुआ होगा? 1 से गुणा हुई होगी। आप समझ सकते हैं इसमें कितने से गुणा हुई होगी? 1 से। अब 1 के बाद जब कोई सीरीज बनती है तो या तो 2 से गुणा हो,
या फिर 1.5 से गुणा हो, 1.5 का मतलब 1.5। अब देखो 1.5 से अगर गुणा करें हम 1.5 की, तो यहां पर कितना आएगा 2.25। अब हमें यहां पर यह कैसे पता चलेगा कि 1.5 से गुणा होनी चाहिए, यहां पर यह पता चलेगा आगे सीरीज देखकर। अब 1.5 से हो गई, 1 से हुई, फिर 1.5 से अब कितने से होगी 2 से। तो देखो 2.25 की मल्टीप्लाई अगर 2 से होगी तो 4.5 आ जाएगा, यानी 1 से फिर 1.5 से फिर 2 से, अब की बार 2.5 से। यानी अगर यहां पर 2.25 लिखा हुआ होता तो ये सीरीज बिल्कुल सही होती, लेकिन इसमें गलत क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया इसमें 2.5। जहां पर 2.5 लिखा हुआ है वहां पर 2.25 लिखा होना चाहिए। इसलिए हमें तो यही बताना है कि इसमें सीरीज में कौन सा गलत है, तो 2.5 गलत है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो गया। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कथन और पूर्व धारणा से। कथन में कहा गया है नीली टाई हमें दूसरों से पहचानने में, अलग पहचानने में मदद करेगी, एक कंपनी का एक सुझाव है। पूर्व धारणा है कंपनी को अपने स्टाफ को पहचानने की जरूरत है, नीली टाई नवीनतम फैशन है। ठीक है, तो देखो एक बात हमेशा याद रखना, पूर्व धारणा का मतलब होता है किसी भी चीज को करने से पहले जो बात हम सोचते हैं वो होती है पूर्व धारणा, या मैं यूं कहूं कि किसी भी कथन को बोलने से पहले जो हम दिमाग में सोचते हैं वो क्या कहलाती है, पूर्व धारणा। जैसे नीली टाई हमें अपने स्टाफ को दूसरों से अलग पहचानने में मदद करेगी, एक कंपनी का एक सुझाव है। ये कोई कंपनी का जो सुझाव है, कोई कर्मचारी उसे सुझाव दे रहा है कि नीली टाई हमें अपने स्टाफ को दूसरों से अलग पहचानने में मदद करेगी। तो जिसने ये बात बोली है उसने कौन सी बात सोच के बोली है, पूर्व धारणा फर्स्ट है, कंपनी को अपने स्टाफ को पहचानने की जरूरत है, उन्होंने ये बात सोच के बोली है, यानी उनका जो बोलने का मकसद है कथन, वो कौन सी पूर्व धारणा है उसमें निहित, ये वाली। उनका मकसद है कि कंपनी को अपने स्टाफ को पहचान के लिए नीली टाई लगवानी चाहिए। दूसरा, नीली टाई नवीनतम फैशन है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये वाली बात नहीं कही है कि फैशन की वजह से ये टाई लगनी चाहिए, यानी फैशन का कोई जिक्र नहीं है, तो सेकंड वाला गलत है। तो केवल पूर्व धारणा कौन सी सही है, फर्स्ट। केवल पूर्व धारणा फर्स्ट अंतर्निहित है, केवल पूर्व धारणा फर्स्ट अंतर्निहित है या सन्निहित है, इस तरीके का आपको ऑप्शन मिलता है और इसे आप लगा देंगे। बात क्लियर है ना? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है इसी निश्चित कोड भाषा में हीलिंग को ये लिखा गया। ठीक है, देखो ये है कोडिंग डिकोडिंग से आपका, और ये भी आया हुआ है आईबीपीएस बैंकिंग एग्जाम का सवाल आया हुआ है। इसमें ये है कि किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, तो बताओ बेड टाइम को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि इनके आपको नंबर पते होना चाहिए। अगर आपको नंबर इनका पता नहीं है तो सवाल नहीं होगा, और हो भी गया तो बहुत ज्यादा देर लग जाएगी। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि इसमें अपोजिट तो नहीं चल रहा है। अगर इसमें अपोजिट चल रहा होगा तो आपको नंबर नहीं लिखने पड़ेंगे, और अपोजिट नहीं चल रहा होगा तो फिर नंबर ही लिखने पड़ेंगे। और ये आपका एक ही अक्षर से पता चल जाता है। जैसे यहाँ पर एच है, एच का अपोजिट क्या होता है, एस, और इसमें कहीं भी एस नहीं है, तो इसका मतलब अपोजिट से तो आप टेंशन फ्री रहें, अपोजिट इसमें नहीं चल रहा। और जब अपोजिट नहीं चल रहा तो इसके नंबर एकदम फटाफट से याद होने चाहिए आपको। 14, 7, ये 2, ये 6, ये 9, ये 11, ये 8, ये 15, ये 10, एकदम फटाफट से अगर आपको नंबर याद है तो सवाल करने में देर नहीं लगेगी। देखो अगर यहाँ पे देखें तो 8 में से 6 गए, फिर 5 में 1 जुड़ा, पहले 6 माइनस फिर 1 जुड़ा, ये कोई लॉजिक थोड़ी है, इधर से कोई लॉजिक नहीं चल रहा। 7 में 3 जुड़ा, 14 में 1, या फिर इधर से 7 में से 5 घटे, 14 में से 8 घटे, ऐसे भी कोई लॉजिक नहीं चल रहा। यानी इसमें ना तो इधर से कोई लॉजिक चल रहा है ना इधर से। तो हम 2 2 3 3 का क्रॉस बना के देखते हैं। देखो 1 में कितना जुड़ा, 1, 2 हो गया, 8 में कितना जुड़ा, 1, 9 हो गया, 5 में कितना जुड़ा, 1, 6 हो गया। ऐसे इधर देखो 7 में 1 जुड़ा, 8 हो गया, 9 में 1 जुड़ा, 10, 14 में 1 जुड़ा, 15, और 12 में से 1 कम कर दिया तो 11। देखो इधर इधर वाली सीरीज में 1 1 जुड़ रहा है, लेकिन बीच वाले में 1 माइनस हो रहा है। ठीक है, अब देखो हम करते हैं इसका बेड टाइम। बेड टाइम का मतलब है जो बीच वाला है उसमें से तो माइनस ही होगा, तो 20 में से अगर 1 माइनस कर देंगे तो 19, और बाकी तीनों का क्रॉस होगा। बाकी तीनों का क्या होगा, क्रॉस। 4 और 1 5, 5 पे ई, 2 और 1 3, 3 पर सी, 5 और 1 6, 6 पर एफ, है ना। और 19 पर क्या आ जाता है, एस। ऐसे ही 5 और 1 6, 6 पर एफ, 9 और 1 10 जे, 13 और 1 14। अब ये ऑप्शन कौन सा है, ई एफ सी एस, ई एफ सी एस। देखो ई एफ सी एस शुरू का देख लो, यानी ई एफ सी एस, ई एफ सी एस। अब आगे क्या आया है, जे, ठीक है, और इसमें भी आगे क्या है, एफ। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये वाला ऑप्शन सी। सॉरी ऑप्शन बी पे है ये, ऑप्शन आगे पीछे हो गए, सॉरी सी पे ही है ये। ठीक है, ये हो गया ई एफ सी
SFNJ, ये आपने देखा इधर, ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। यानी इधर उधर जो चल रहा है वो +1 और बीच वाले में -1, तो कभी कभी ऐसा लॉजिक भी चल जाता है। आया हुआ सवाल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा है कोडिंग, सॉरी, ये है हमारा एज वाले चैप्टर से। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय में तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर था। यदि पिता की वर्तमान उम्र 50 है तो बताइए पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो जब भी पिताजी इस तरीके की बातें करने लगे तो समझ जाना कि वहां पर आपको पिता की आयु का आधा कर देना है। क्या कर देना है? पुत्र की आयु निकालने के लिए, पुत्र की आयु निकालने के लिए पिता की आयु का आधा कर देना। पिता की आयु तो दी हुई होगी सवाल में, और पिता की आयु कितनी है बच्चों? 50। तो पिता की आयु 50 होगी तो ये कितने के हो जाएगा पुत्र? 25, है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पिता की आयु का आधा अगर तुम कर दोगे तो पुत्र की आयु निकल जाएगी। अगर आप बाई मैथ देखना चाहते हैं इस क्वेश्चन को तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये पुत्र है और ये पिता है, ठीक है, या इधर पिता लिख देता हूं मैं, उधर पुत्र। देखो ये पिता है, ये पुत्र है। अगर आज की वर्तमान की बात करें तो ये पिता वर्तमान में 50 के हैं और ये पुत्र x के हैं वर्तमान में, क्योंकि हमें पता नहीं पुत्र की आयु कितनी है तो हमने अपनी तरफ से मान ली कितना? x मान ली। अगर हम पुत्र के जन्म के समय की बात करते हैं, अगर हम पुत्र के जन्म के समय की बात करते हैं बच्चों, तो पुत्र के जन्म के समय, अब ये बात आती है पुत्र कितने साल का होगा। तो देखो अगर आप 20 साल के हो गए हैं तो आपका जन्म हुआ होगा 20 साल पहले, अगर आप 30 साल के हो गए हैं तो आपका जन्म हुआ होगा 30 साल पहले। यानी जब हमने पुत्र x साल का मान लिया तो पुत्र का जन्म हुआ होगा x साल पहले, और x साल पहले ये कितने का होगा? 0 का होगा। x साल पहले कितने का होगा? 0 का। अगर मान लो ये पिता देखें x साल पहले, तो पिता कितने का होगा? 50 माइनस x का। 50 x साल पहले पुत्र के जन्म के समय 50 माइनस x का होगा पिता। अब पिता ये कह रहे हैं कि तुम्हारी तो अब की उम्र और मेरी जब की उम्र, जब तुम्हारा जन्म हुआ तो ये दोनों उम्र बराबर बराबर हैं। यानी पिता की तो जब की उम्र, जब पुत्र का जन्म हुआ 50 माइनस x, और पुत्र की अब की उम्र यानी x, ये दोनों क्या है? बराबर बराबर। तो देखो 50 बराबर x, और ये माइनस का x उधर जाएगा तो प्लस का x, तो 50 बराबर 2x, तो 2 से काट दो इसे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया? x बराबर 25। तो वैसे भी x बराबर 25 आ रहा है, तो पुत्र की आयु मानिए x, तो पुत्र की आयु कितनी हो गई? 25। समझ गए ना? 25 हो गई। यानी मैंने क्या बताया कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो पिता की आयु का आधा कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। आंसर हो गया 25। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आकृति का है, इसे तो आप एकदम से कर देते हैं। जैसे मैंने क्लास में बहुत सारी ट्रिक आपको बता रखी है त्रिभुज गिनने की। क्या ट्रिक होती है? इसमें नंबर डाल दो, 1 और 2, 3 और 3 6, इन सबको जोड़ दो। इसमें नंबर डाल के सबको जोड़ दो, 1 और 2, 3 और 3 6। उसके बाद देखो 1 2 3, इन सबको जोड़ दो, 1 और 2, 3 और 3 6। 6 और 6 कितना हो गया बच्चों? 12। कितने त्रिभुज हो गए इसमें? 12। एक 6 तो इस ऊपर तक बन गए, इस लाइन से ऊपर तक 6 बन गए, और इस लाइन से ऊपर तक 6 बन गए, तो 6 और 6 कितने हो गए? 12। तो आपको क्या बताया था कि इनके पोर्शन में नंबर डाल के जोड़ देते हैं, इनके पोर्शन में भी नंबर डाल के जोड़ देते हैं, फिर दोनों को जोड़ देते हैं, तो 6 और 6 12 त्रिभुज, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। समझ गए ना? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन यही था। अब अगली क्लास में बाकी क्वेश्चन कराए जाएंगे। आपको क्लास समझ में आई होगी, ठीक है? आपको पूरे 10 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।